चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट बताओ सर ऑप्शन 1। फोर्थ। डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट या ऑफ गिवन ग्रुप्स, आपका कौन कौन सा आएगा? नाइट्रो सबसे ज्यादा हो जाएगा, यस। फिर साइनो होगा, फिर कौन सा आएगा बताओ? क्लोरो। पहले हाँ पहले नाइट्रो, फिर फर्स्ट साइनो, फिर क्लोरो। क्लोरो आएगा, एंड देन आएगा आपका यस सर। सर एमिनो। NH2 तो ठीक, सर आपने लिखा ही नहीं सर उसमें। हमने ये कहा था ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बाद आएगा, क्योंकि कार्बन जो sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp3 नाइट्रोजन। यस, वहां पे हमने ये बात एक्सप्लेन भी की थी, डिस्कशन भी किया था उसमें कि अगर आप चाहें तो NH2 को सी जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसके बाद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा। सेकंड। अगला डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप। ठीक, माइनस आई इफेक्ट अगेन डिक्रीजिंग वाला लिखना है, तो कौन सा आएगा? सबसे पहले तो फोर्थ हो जाएगा, फिर फोर्थ के बाद कौन सा आएगा? बोलो यार। OH और OR में माइनस आई ज्यादा किसका होता है? OR। OR का ज्यादा होता है, उससे कम आपका OH का होगा, यानी सॉरी हाँ OH का होगा। तो पहले आपका आ जाएगा फोर्थ, फिर आपका आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, देन हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे बताओ? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो। सर ये जो सेकंड ऑप्शन है सर OCH3 सर, वो आपने लिखवाया नहीं था सर माइनस OR लिखवाया ना, OR यस सर। बच्चा, OR क्या है? एल्काइल ग्रुप ही तो है। सर उसमें कुछ भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता? OR एल्काइल ग्रुप आएगा ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इंडक्टिव इफेक्ट बट ट्रू फॉर रेजोनेंस इफेक्ट? कौन सा है बताओ जल्दी फटाफट। सर ये वाला नहीं आता था। भाई इंडक्टिव इफेक्ट Second और option। रेजोनेंस इफेक्ट में आपका करेक्ट वन पूछा है। देखो पहले में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होते हैं क्या? नहीं। तो जहां डीलोकलाइज की बात की वो तो नहीं होगा सिग्मा में, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड रहते हैं। बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स चेंज। हाँ तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कभी भी चेंज नहीं होता है एटम्स का, किसमें? आपका क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में। बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज हो भी सकता है, मतलब जनरली होता है जब पेयर। यस सर। हाँ, किस तरह से आपने जब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पढ़ा था आपको याद होगा कि जैसे अगर ये दो एक बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, अगर आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर पास जाएंगे किसके? सेंट्रल एटम के, तो इनमें रिपल्सन बढ़ेगा? बोलो यार, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस यस सर बढ़ेगा। तो बॉन्ड एंगल, ये जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, क्या हो क्या रहा है? ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे? आपके बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इंडक्टिव इफेक्ट बट ट्रू फॉर रेजोनेंस? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो ट्रू होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज, ये सही है। यस सर। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज गलत है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, ये भी सही है। पाई इलेक्ट्रॉन वाला होगा। पेयर इज लोकलाइज्ड, ठीक है ना? ओके, बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट ही आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन के सीधे सीधे कंपैरिजन देख लो आप, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह चेंज हो बॉन्ड एंगल, क्योंकि जैसे मान लो अगर 3 है, 120 वाला है अगर, ठीक है, तो बच्चे इसमें आगे पीछे जाएंगे, अगर तीनों बॉन्ड एक साथ आगे और तीनों बॉन्ड एक साथ पीछे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा।
यस, तो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब 100% नहीं है, श्योरिटी नहीं है, वो डिपेंड करेगा बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है ना। बट ये फिक्स है कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, वहां पे कभी भी डिलोकलाइजेशन नहीं होता। ये तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था बहुत अच्छे से कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके बताओ, शिफ्ट करते हैं, डिलोकलाइज नहीं होते हैं। यस, बोलो यार। यस सर। ये हो क्या रहा है, आवाज आ रही है बच्चा? यस सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ क्यों जा रहा है बार बार, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? एनीवे, तो बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट में कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे आपके बताओ, डिलोकलाइज नहीं होंगे, शिफ्ट होते हैं, और आपका पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा डिलोकलाइज होते हैं, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following delocalization of pi electron is possible? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सर। सेकेंड Option two. ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर, विच वन इज मोस्ट एंड लीस्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी होगी, बता। आंसर इज, तो फिफ्थ का ऑप्शन 2 कैसे सर? फिफ्थ का ऑप्शन 2, बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा, पाई सिग्मा और यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल होगा, लॉन पेयर के साथ भी वो हो सकता है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, अच्छा सर, ठीक है। डिलोकलाइज, ठीक है, बैकेंट ऑर्बिटल भी है। चलिए अगला बताओ, थर्ड, नेक्स्ट का क्या आएगा आपका, ऑप्शन 3। थर्ड, यस सर। ऑप्शन 3, थर्ड एंड फोर्थ। देखो जरा स्टेबिलिटी क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल पूछा है और लीस्ट स्टेबल पूछा है। अच्छा लीस्ट स्टेबल पहले चेक कर लो आप, लीस्ट स्टेबल कौन सा आएगा इन चारों में, ठीक है। तो फोर्थ क्यों लीस्ट स्टेबल है बच्चा बताओ। सर हाँ, उसमें सर देखो मेन कंपैरिजन हम थर्ड और फोर्थ में ही कर सकते हैं, और हाँ, फिर फोर्थ तो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो मोस्ट जाएगा, स्टेबल है, तो सर ठीक फोर्थ है। के साथ या तो फर्स्ट आ सकता है या थर्ड आ सकता है। फोर्थ के साथ या तो अच्छा नहीं, फर्स्ट एक या सेकंड सर, थर्ड, कुछ और भी हो सकता है। थर्ड वाला सर लीस्ट स्टेबल सर। कौन सा वाला, थर्ड वाला। अच्छा हाँ, इसके सर साथ अब फर्स्ट और कंपैरिजन थर्ड तो फर्स्ट और सेम ही है। थर्ड में ही करोगे आप। तो देखो बच्चा यहाँ पे लीस्ट स्टेबिलिटी का एक कारण पूछा था ना, ये देखो माइनस एम ग्रुप है, माइनस हाँ एम ग्रुप के बगल में आपने कौन सा चार्ज लगा दिया, प्लस चार्ज, विच इज नॉट पॉसिबल ना। माइनस एम के बगल में प्लस चार्ज जो है लीस्ट स्टेबल होता है, ये लीस्ट स्टेबिलिटी यस की सर। जो हमने बात की थी हाँ उसमें किया सर। था, ठीक है। तो यस सर। आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, फर्स्ट एंड फोर्थ हो फोर्थ। जाएगा। ओके नेक्स्ट बताओ, SCNO आइसोसाइनिक एसिड है, एज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो एग्जांपल भी क्लास में कराया था मैंने। सर सिक्स्थ वाले में सर फोर्थ ऑप्शन क्यों है? लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल की बात हो रही है, तो बच्चा प्लस एम प्लस आपके माइनस एम के बगल में प्लस चार्ज जब आता है तो वो लीस्ट स्टेबिलिटी की कैटेगरी में चला जाता है। यस सर। और मोस्ट स्टेबल क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसका कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट है, तो इसकी स्टेबिलिटी पहले ही कम हो गई। फोर्थ वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगला बताओ, सेवेंथ का बताओ, फर्स्ट वाला सर। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में क्या देखा आपने बताओ, सर चार्ज, स्टेबल ये सर 4 देखा सर। चार्ज फिर या चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो स्टेबिलिटी थर्ड की ज्यादा होगी। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिर सेकंड, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पहला ही होगा। यस सर। ओके नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सर फोर्थ। बोलो यार, फोर्थ ऑप्शन सर।
फोर्थ, contributing structures are more stable than resonance hybrid ना, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया फर्स्ट भाई। होगा रेजोनेंस फर्स्ट हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो वही इसके पूछा है ना, अलावा अच्छा ट्रू नहीं है वो बताना है। क्या पूछा है? विच इज नॉट ट्रू, हाँ तो फोर्थ हो हाँ गया तो सर फिर। फोर यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताओ, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स टी और एफ। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर एक मिनट, 8th वाले में सर फोर्थ ऑप्शन सर क्यों है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल इसने बोला है, जबकि कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये तो स्टेटमेंट सीधा सीधा लिखा है बच्चा, कॉपी में आप यस सर, देखिए, ठीक है। ठीक है। चलो 9th वाला देखिए, ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, बोलो। सर इसमें सर पहले के दो स्टेटमेंट ट्रू है सर, इंडक्टिव थर्ड वाले का इफेक्ट सर। इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो पहला तो ट्रू हो गया। यस सर सर। पहला ट्रू है सर। अब सेकंड स्टेटमेंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी ट्रू हो गया, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, साइक्लोहेक्सेन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन बेंजीन, गलत हो गया, बेंजीन ज्यादा स्टेबल होती है भाई यस सर। साइक्लोहेक्सेन से, सर ठीक क्यों? है। साइक्लोहेक्सेन थर्मोडायनेमिकली, हाँ थर्मोडायनेमिकली साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एप्लीकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें अभी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे एक, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के एप्लीकेशन में आपको हम बताएंगे कि ये क्यों, ये स्टेटमेंट हम वहां पर जस्टिफाई करेंगे अभी, ठीक है। ओके सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताओ 10। सर थर्ड। थर्ड सर। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग माइनस एम इफेक्ट, सीधा सीधा है आपको, सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? नाइट्रो, देन साइनो, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, कौन सा है ये? फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, थर्ड आंसर। थर्ड। अगला बताओ, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस एम। सर फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा, बोलो यार, सबसे ज्यादा तो पहला ही होगा, फिर उसके बाद बताओ, बोलो यार, कौन सा आंसर बोलो बेटा? सर फोर्थ वाला। फोर्थ, वाई फोर्थ? सर थर्ड। फोर्थ क्यों आएगा बच्चा? थर्ड। आपका फर्स्ट और थर्ड में देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन है, उसके अलावा तो सब क्लियर ही है, इसके अलावा क्या, उसके अलावा कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है आपको? थर्ड होगा देखो सर। बच्चा, थर्ड होगा सर। ये yes, आपका, sir. हाँ ये लास्ट में जाएगा, ये सबसे पहले आएगा। अब ओ आर और ओ एच में देखना आपको कि प्लस एम ज्यादा किसका होता है, ओ आर और ओ एच में, तो ओ एच का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओ आर, ठीक है। बोलो यार। सर ये भी सर वही था ना कि जो फोर्थ वाला है वो NHC डबल मोंडो फिर R एल्काइल। हाँ ये है आपका, हाँ NHCO वाला है, आर ये वाला है, NHCO आर वाला है, तो ये तो आपका OH और OR से बाद में ही आता है ना, यस सर। ठीक है। पहले आपका OH आएगा, फिर OR आएगा, देन उसके बाद आता है NHCOR, ओके। तो पहले OH, फिर OR, फिर NHCOR, तो आपका सबसे पहला तो नेगेटिव वाला हो गया फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ, आंसर थर्ड हो जाएगा आपका सीधा सीधा। Which of the following group can exert both plus m and minus I? ऑप्शन 3 सर। यस सर थर्ड। प्लस एम भी शो करे और माइनस आई भी शो करे, तो लॉन पेयर होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। होना चाहिए, सर तो आपका ये क्लोरीन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्रेजेंट, किसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होगा? जस्ट अ मिनट बच्चे, बताओ जरा। हेलो।
करो बच्चा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, 1 मिनट सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो 1 मिनट में को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। देखो ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्यों? ये भी sp3 आएगा, ये भी sp3 आएगा, ये तुम्हारा सीधा सीधा sp2 हो जाएगा। इसमें पॉसिबल है बिल्कुल। यस सर। Yes. यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। देखो लॉन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई आया, तो 2 सिग्मा थोड़ी ना होते हैं, 1 सिग्मा होना चाहिए, तब तो आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला ही आंसर हो जाएगा। 14 बताओ, मिनिमम एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन मॉलिक्यूल आर। So fourth मिनिमम एंड वाला, मैक्सिमम Option इलेक्ट्रॉन fourth. कौन सा Option आएगा? fourth. option fourth. मिनिमम किस पे आएगी बच्चा? मिनिमम कैसे डिसाइड करते हो? सर माइनस है। Minus. ठीक है, तो ये मिनिमम करेगा -m, और प्लस m जो होगा वो क्या करेगा? मैक्सिमम कर देगा। यस ठीक है, हाँ, तो आपका मिनिमम यानी पहले फोर्थ आएगा फिर फर्स्ट आएगा, यानी आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला बताओ 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इज मैक्सिमम। Sir option किसमें मैक्सिमम second. आएगी? टू ऑब्वियसली सेकंड हो जाएगा। यस। ठीक है, अगला बताओ, सबको क्लियर है सर बेटा? इसका किसी को डाउट रीजन हो तो क्या है? पूछ ले। 15 देखो बेटा, वाला। ये -m होगा, ये +m होगा, ये -m और +m है। ठीक है, और यहाँ पे -m और -m है, कहाँ गया? यहाँ पे -m एंड -m है। अब बच्चा देखो, दो दो -m, इसका तो खून ही चूस लेंगे वो, पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पहले और चौथे में सीधे सीधे। अब देखो तीसरे को अगर ध्यान से देखो तो +m भी है और -m भी है, तो बच्चा जितना दे रहा है उतना ले रहा है, लगभग ऐसे ही आएगा, तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन सेकंड वाले में आप देखोगे तो केवल +m, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे केवल देगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगला बताओ, which of the following group has the maximum hyperconjugation effect? Which one? सर ऑप्शन 1. Yes. Sir. ऑप्शन 1, क्योंकि इस पे सीधा सीधा ये मान लो आपका या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या कैटायन से जुड़ा होगा। तो ये अल्फा अगर है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये अल्फा है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये अल्फा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये अल्फा है तो 1 भी हाइड्रोजन है। तो आपका पहला यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। किसमें पॉसिबल होगा? पहले में पॉसिबल, एनाइन में पॉसिबल होता नहीं है, थर्ड में पॉसिबल दूसरे में है। आपका Option third. अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ सर, यहाँ थर्ड पे में पॉसिबल है सर। Third और फोर्थ में अगर fourth में. देखो, फोर्थ में बेटा अल्फा कार्बन Fourth पे में कोई नहीं है हाइड्रोजन सर. ही नहीं है, फोर्थ में नहीं है। कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी Yes, पॉसिबल sir. नहीं होगा, केवल यहाँ पे पॉसिबल होगा। यहाँ पे CH3 CH2 CH2+ आएगा, तो ये अल्फा है, तो अल्फा पे दो दो हाइड्रोजन है, तो आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 18 देखो। सर उसमें फोर्थ वाला क्यों नहीं Option two. पॉसिबल है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चा उसके पास, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तभी होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है सर। ठीक है, अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन 2. Which of the Option two, following Option alkene two. will show maximum number of hyperconjugation forms? तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो कौन आएगा? Option 2. ऑप्शन टू ऑप्शन सर। 2, बिल्कुल बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। क्या रेटिन का सेकंड क्यों होगा क्या?
अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है सर। ठीक है, देखो जरा। इसको हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 23 का आंसर बताओ बेटा। सर 19 पे थे सर हम लोग। 19. क्वेश्चन नंबर 19। 19 हो गया ना? सुना नहीं क्या आपने? आवाज No, चली गई sir. थी क्या बीच में? हाँ sir. यस सर। देखो, अल्फा कार्बन होना चाहिए, मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए, वो भी sp3 वाला। ठीक है ना? तो पहले में अल्फा है, लेकिन ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यस सर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा नहीं। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो बेंजीन है। में सारे के सारे sp2 होते हैं, यस सर, sp3 नहीं होता है कोई, तो वो भी अल्फा नहीं होगा। अल्फा होगा लेकिन sp2 वाला होगा, 3 वाला चाहिए हमको। थर्ड में देखो, ये वाला कार्बन आपका sp3 है, अल्फा, सॉरी नॉट दिस वन, हमें मतलब है किससे? इसके बगल वाले कार्बन से। ठीक है ना? तो बगल वाला कार्बन आपका देखो, ये sp3 है, ये वाला अल्फा sp3 है, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, बोलो यार फिर से, आवाज आ रही है? यस सर, Yes, आ sir. रही आ है। रही है. हाँ ठीक है, तो हो गया? हाँ ना तो बोला करो नालायक को। यस सर, हो गया। चलो 2021 तो अभी हम कराएंगे। आप 22 भी होगा, अभी 23 बताओ। अच्छा देखो, 22 को देखो आप जरा, 22 वाला देख लो एक बार बच्चा। फोर्थ। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी भी हम लोग जब रेजोनेंस ना हो तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बताओ सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स किसमें है? सर फोर्थ। फोर्थ वाला। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा इसमें, सीधा सीधा। देखो, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे। हेलो सर, आपकी फिर चली गई स्क्रीन। हेलो सर, आप हैं? हाँ बच्चा, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सर बार बार कोई को होस्ट हो जा रहा है। एक मिनट, हम मीटिंग आईडी चेक कर लें एक बार और इन्फॉर्म कर दें। यहाँ पे मीटिंग आईडी कैसे चेक होगी? सर जब वेटिंग रूम लगा है तो सर को होस्ट कैसे कोई हो सकता है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बताइए बच्चा। 23 का आंसर क्या आएगा? हेलो, यस सर। फर्स्ट वाला सर। 23 को देखो, बताओ क्या आएगा आंसर। आपको बताना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ये सब में CH3 सब में कॉमन है, जरा ध्यान से देखें आप, तो CH3 सब में कॉमन है, तो इसको आप इग्नोर करो। जो भी कर रहा होगा वो सब में एक जैसा ही कर रहा है। यस,
तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये OCH3 प्लस M है, OH भी प्लस M है, NHCO CH3 भी प्लस M है, और CH2OH ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 3 प्लस M है। आपको केवल ये पता करना है कि इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस M कौन सा है। So second option. सेकेंड ऑप्शन, एग्जैक्टली। तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। केमिकल सिस्टम एरोमेटिसिटी वाले आ गए, ठीक है, छोड़ दो इनको, पायरल वगैरह छोड़ दो, ठीक है। सर उसका ऑप्शन क्या होगा 23rd का सर? 23rd का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा। OH की सर है वो जो प्लस M इफेक्ट है हाँ, सर, प्लस M ज्यादा है, दैट्स वाई, बिल्कुल। OH में प्लस M ज्यादा होने की वजह से वही ज्यादा हो जाएगा। देखो, नाउ अमंग दीज canonical structures of breeding the correct order of stability। नाउ बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29। फर्स्ट, पहला और चौथा बराबर हो जाएगा, सही है, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा पहला और पांचवा, सॉरी। पहला फिफ्थ। हाँ, फर्स्ट एंड फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा भी होगा। इसके बाद आप बताओ, जो सेकेंड और फोर्थ इन्होंने इक्वल किया है, ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गया कम, ये आपको डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करोगे बताओ? बोलो। प्लस चार्ज देखो n माइनस के बगल में है, और n माइनस क्या होगा बताओ? प्लस m। n माइनस प्लस m की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज लॉन पेयर जिसके पास होता है वो प्लस m की तरह बिहेव करता है। तो जब ये प्लस m की तरह बिहेव करेगा तो ये प्लस m के बगल में प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस m के Yes. बगल में माइनस चार्ज कम स्टेबल होता है। तो आपका ये और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्ड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यस Okay. सर। इसके अलावा सर वो एक और बार बता दीजिए वो वाला क्वेश्चन, प्लस M जो बता रहे हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखो, हाँ, आपने ये तो चीज पढ़ी हुई थी ना पहले कि अगर नाइट्रोजन के बगल में या कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज NH माइनस, ये प्लस M होता है ना, NH माइनस। यस, यस सर। तो NH माइनस हो चाहे NR माइनस हो, एक ही बात है। हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया आपने, तो जैसे आप एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लस M की तरह बिहेव करेगा ना, और प्लस M के जस्ट बगल में प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। प्लस M के बगल में माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी घटिया होती है, लेकिन प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, यस सर। ओके अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है लास्ट देख लो, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी या पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। मतलब अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब है लीस्ट स्टेबल की बात कर रहा है वो, कि सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी होगी। थर्ड। Yes, option third. ऑप्शन Third. 3 क्यों सर 5 भाई? बनाया। जैसे Exactly. नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के पास, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है, पहला ही देख लिया। जहां पे भी आपने देखा कि जहां ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पहले ही घटिया कर दो, उससे फिर उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है अपन को। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। इसके अलावा और क्या डिस्कशन के लिए बोला था? सर एक क्वेश्चन दिया था आपने। क्वेश्चन दिया था, हाँ वो तो ठीक है। इसका क्वेश्चन के अलावा और हमने सीट में भी कुछ डिस्कशन के लिए बात की थी। आईपीएसी तो कंप्लीट हो गया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन हो गया था। नहीं सर, वही बचा है। नो सर। ये बचा हुआ है। सर आपने सर लास्ट क्लास के अब नोट्स नहीं भेजे थे और ना ही रिकॉर्डिंग भेजी थी। लास्ट क्लास के नोट्स नहीं सेंड किए थे। ठीक है, अभी कर देंगे, हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, इस क्लास का भी अगले दोनों का ही कर देंगे। तो इसमें देखिए, ये आपने किया, इसको किया, डिस्कस कर सकते हैं, बोलो।
सर आज मत करिए सर डिस्कस सर। आज ना करें। अब देखिए, लिसन, सर कर मेरी लिया बात सुनिए बेटा। अब हम लोग हर क्लास के पहले 10 से 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही करके, बट डिस्कशन कंटिन्यू होना चाहिए। दिस इज बहुत गलत बात है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने चीजों को थोड़ा सा अभी अरेंज नहीं किया था। आपको सब कुछ स्मूथ चलेगा। हम लोग डिस्कशन हर क्लास के पहले स्टार्टिंग में ही करेंगे, ठीक है? तो जो भी लास्ट क्लास का हम लोग बताएंगे वो आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक? तो देखो बच्चा, ओके। सर अभी सर हाँ, चाहे तो तो सर इसमें कर सकते हैं, कर लिया हम लोग ने सर। एक्सरसाइज 1 किया है आपने? सर हाँ आज मत सर यस सर किए हैं। आज ना करें। एक्सरसाइज सर 4 कर एंड लीजिए सर, 5 आपका है। मन हो तो सर कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं ठीक है, आप लोगों का मन नहीं है तो हम क्यों सर जबरदस्ती आज करें मत नालायक? करिए। ठीक है, अरे लिसन लिसन, पूरी सर बात ये तो सुनो बच्चा। एडवांस का मॉड्यूल है ना? हाँ, दोनों है हमारे पास, नीट का भी एडवांस का भी, डोंट वरी। सर हमारे पास देखो यहाँ मेंस पे का है सर। मेंस, अच्छा ये मेंस एडवांस का है केवल क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। नीट का हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। दोनों ही कर लेंगे, मेंस और एडवांस के दोनों ही कर लेंगे, ठीक है? जीओसी 1 एक्सरसाइज की बात करें तो देखो बच्चा, जीओसी 1 एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सर ये तो ठीक है नीट ना? की है सर। सर नीट पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों। हाँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और नीट वालों को ये 57 क्वेश्चन हैं, सारे करने हैं, ठीक है? और जेई मेंस वालों को पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा दोनों हो जाएगा, डिस्कस करेंगे, सर आपके वाली मॉड्यूल से ठीक अलग है? लग रही है हमारी वाली। यस सर, सर वो नीट का था ना, आप ये जेई ये का नीट का था यही बच्चा। की सर देखिए इससे सर। पहले वाली सर। अच्छा, पहले वाली वो एडवांस की है केवल। एडवांस की नहीं सर, वो हमारी ही है मेंस की। हाँ हाँ, आपकी ही है, बट एडवांस एक्सरसाइज 4 के का है लिए है। हमारा सर। हाँ एडवांस की है ये। एक्सरसाइज 4 का है, हाँ। तो एनीवे ठीक है, अपन जो है नेक्स्ट क्लास में जेई मेंस का प्लस नीट का डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 1, जीओसी एक्सरसाइज 1 हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? सर स्टार्टिंग ये में ही एडवांस वाला पहले मॉड्यूल सर हम लोग को भेज दीजिए। कौन सा वाला बेटा? सर एडवांस वाला एडवांस, सर हमारे पास नहीं है। ठीक है बच्चा, हम भेज देंगे। ये भी अपन वो डिस्कस कर लेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर यस वो जो आपने केमिस्ट्री वाला व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवाया था उस पे भेजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक, उसी पे भेजेंगे। ओके, चलिए देखिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? आई थिंक डाइपोल मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। यस। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल कंपैरिजन ले लो आप। कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। आपके सर पास है जीओसी कितनी बची है सर? जीओसी 1 और 2। अभी 2 भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरा आपको, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सिलेबस बढ़िया टाइम से जनवरी एंड तक आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो हम जीओसी 1 खत्म, 1 तो हमारा ये एप्लीकेशन आज एरोमेटिसिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। एरोमेटिसिटी के साथ ही हमारा जीओसी 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है जीओसी 2। तो जीओसी 2 भी हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, और इसी क्लास में मतलब हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने काफी अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं पढ़ा है, स्लो आराम से करके हम लोगों ने आराम से हो जाएगा। और एक चैप्टर रहता है हाइड्रोकार्बन। ये 2 यूनिट खत्म करनी है। हमारे पास 2 महीने का टाइम, बहुत सफिशिएंट टाइम है। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए विद रिवीजन, लास्ट में हम 4-5 क्लास में रिवीजन का भी रख लेंगे। उसके साथ साथ हमारा बहुत बढ़िया से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम जीओसी 1 खत्म करके जीओसी 2 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे, ठीक है? सर जीओसी 1 स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर कुछ बताइए सर और अच्छे से। जीओसी 1 स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास से उसके लिए हम वो करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे पता है कि कहीं कहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो मैं उसके लिए अलग से डीपीपीज मैंने कंप्लीट करवा ली हैं। ये कंबाइन थी, कंबाइन के अलावा हमने 1 2 3 4 करके 5 डीपीपीज जीओसी 1 में, 5-6 डीपीपीज जीओसी 2 में हमने करवा ली है। तो अपन उससे प्रैक्टिस करेंगे और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपको वो 4 ऑर्डर अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो 4 ऑर्डर अच्छे से याद नहीं है तो फिर मत पूछिए हमसे कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। हम बार बार कह रहे हैं कि प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम के ऑर्डर आपको रटे होने चाहिए हर हाल में, समझ गए? उसके बाद आप आराम से देखें तो आगे फिर आपको ज्यादा Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कंपैरिजन करना है आपको, म्यू ऑर्डर बताना है। आपके पास है अ ग्रुप
NH2 with NO2 and NH2 with CHO, which have more dipole moment? बोलो यार। NO2 NO2 का ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखो NH2 तो सेम हो गया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इसका और इसमें ज्यादा माइनस एम किसका है बताओ? NO2 का। जिसका ज्यादा माइनस एम होगा उतना ज्यादा वो पोलैरिटी डेवलप करेगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम से सीधे सीधे कंपेयर कर लो। हमने आपको बताया था इंडिविजुअली या तो आप माइनस एम को कंपेयर करें या इंडिविजुअली प्लस एम को कंपेरिजन करें। दोनों ही इंडिविजुअली जो होते हैं, मतलब एक साथ की बात नहीं कर रहे हैं आप, तो एक किसी को कंपेयर करो। बेटा जब भी आपसे पूछेगा ना, या तो एक ही ग्रुप लगा के देगा, अगर दो लगाएगा तो एक हमेशा वो कॉमन रखेगा। ठीक है, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर कंपैरिजन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, कंपैरिजन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप को आप निगलेक्ट कर दो, एक ग्रुप से कोई मतलब नहीं जो कॉमन है। दूसरे ग्रुप को देखो, उसमें जिसका भी माइनस, अगर दोनों माइनस एम वाले हैं तो जिसका माइनस एम ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, अगर प्लस एम वाले तो जिसका प्लस एम ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। हो गया? अच्छा ये बताओ, आपके पास टरथैलिक एसिड है और दूसरा आपके पास है, अगर हम दे रहे हैं CN और CN, या CN ना लेके हम इसका ऑक्जिलेट आयन ले लेते हैं, COO माइनस एंड COO माइनस। ठीक पहले है, वाले का ज्यादा होगा। पहले वाले का क्या होगा? ज्यादा होगा। yes sir, क्यों होगा ज्यादा बताओ? माइनस एम ज्यादा है। माइनस एम ज्यादा है। ओके, अच्छा COO माइनस, तो इसमें लिसन, हाँ सर। आपका जो यहाँ पे वैल्यू आती है म्यू की वो 0 आती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 0 नहीं आती है। तो ऑब्वियसली पहले वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरे के। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझो। देखो, स्ट्रक्चर की वजह से। वेक्टर की वजह से। हाँ एग्जैक्टली। हाँ सर। लिसन, आपके पास जो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसमें क्या है, बेंजीन के साथ आपके पास जुड़ा है CO माइनस और डबल बॉन्ड वाला CO, डबल बॉन्ड और O माइनस। लिसन बच्चे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड नेगेटिव है ना, ये आपका नेगेटिव यहाँ आएगा, पाई जो है नेगेटिव बनाएगा, तो ये पाई और नेगेटिव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी तरह से इन दोनों के बीच में। बोलो यार। यस सर। ठीक है ना, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, पाई बनाएगा, पाई जो है नेगेटिव बनाएगा, फिर नेगेटिव पाई बनाएगा, पाई नेगेटिव बनाएगा, इस तरह से आपका चेंज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन दोनों एट बॉन्ड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव यहाँ और पार्शियल नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सिमेट्रिक हो जाएगी। देखो जरा, हो जाएगी कि नहीं? यस सर। जब सिमेट्रिक होगी तो इसका एक सिंगल वेक्टर आएगा, और सेम ये भी होगी, वो भी सिमेट्रिक होगा, उसका भी सिंगल वेक्टर आएगा। ये μ1 और μ2 की वैल्यू होगी सेम, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। होगा, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड वाले स्ट्रक्चर में, तो बच्चे यहाँ पे तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो देखो इसका जो वेक्टर होगा ना यहाँ पे, लाइक ऐसे, और ये वाला वेक्टर जो होगा इसका, ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होंगे एक दूसरे से। क्यों कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसका रीजन बताओ। देखो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो ये ऊपर वाला रोटेट करेगा? बोलो यार। सर ये और समझ ये नहीं आ रहा था अभी थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा नहीं समझ आ रहा। रोटेट कैसे? ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है या नहीं? होता है सर। रोटेशन पॉसिबल होता है, इतना क्लियर है सबको? सर ये नहीं बोलो। क्लियर है।
सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन होता है, क्लियर नहीं है? नो सर। यस केमिकल सर, बॉन्डिंग में हम लोग सर। हाँ लिसन सर, याद आ देखो, गया। बॉन्डिंग का पार्ट है। देखो जैसे p ऑर्बिटल है, जब दो p ऑर्बिटल में आपस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है आराम से, क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा एक डंबल से बन जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हो, बॉन्ड्स को रोटेट करा सकते हो, घुमा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन एटम्स हैं, सॉरी, इन कार्बन एटम्स को आप घुमा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, ठीक है ना। कैसे रोटेट करेंगे? ऐसे समझो जैसे अपनी जो कार होती है, कार की जो व्हील होती है, उसका एक पहिया ये है और एक पहिया ये है, ठीक है ना। तो ये रोटेट करेगा, ये भी घूम सकता है और ये भी घूम सकता है, समझ रहे हैं? यस सर। तो ये सिग्मा बॉन्ड है और उसके अलोंग ये जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो उस पर घूम सकते हैं। लेकिन जब पाई बॉन्ड आता है ना, तो पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि पी ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हुई है उसकी, देखो इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, यस। तो अब अगर इस एटम को आप घुमाओगे यहाँ पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। आपको इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो ये पी ऑर्बिटल घूमेगा। बोलो यार। यस यस सर। सर। तो पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बताओ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कहाँ पे पॉसिबल होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और दूसरा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, H और H, यहाँ पे H और H। देखो यहाँ पे रोटेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका रोटेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, समझे? सर ये बस याद रख लें तो काम बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है हाँ, और आप पाई याद बॉन्ड कर में लीजिए नहीं तो भी हो जाएगा, और आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए उसको। सिग्मा बॉन्ड आपने जब ओवरलैपिंग पढ़ा था, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग पढ़ाई जा रही थी, उस समय ये बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे रोटेशन आराम से पॉसिबल हो रहा है। जबकि यही पाई बॉन्ड में जब होगा, तो पाई बॉन्ड में परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, तो वो अगर आपको वहां पर एटम्स को रोटेट कराना होगा, तो वो परपेंडिकुलर जो ओवरलैपिंग होगी उसको तोड़ना पड़ेगा, और जब तोड़ोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड टूटे बिना रोटेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, स्मूथली रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सिग्मा आप याद कर लीजिए इसको कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH है, ठीक। तो बच्चे यहाँ पे जो आपका वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ है, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ है। जब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये भी रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बोलो यार। यस सर। अब जब रोटेशन होगा, तो क्या गारंटी है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमेशा अपोजिट आएंगे? मान लो जिस समय पे ये इस साइड डायरेक्शन में, ये इस साइड डायरेक्शन में है, तो देखो ये तो अपोजिट नहीं है ना। जब ये OH यहां आ जाएगा, तब ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, यस। यस बोलो सर। यार। जब ये घूम के यहां से यहां आएगा, OH यहां आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपके ये वेक्टर एक दूसरे पे अपोजिट होंगे, अदरवाइज 99% केसेस में आपका अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। इस केस में म्यू की वैल्यू 0 होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 रहती है जब COO माइनस की बात करोगे। तो दैट्स वाई कि आपका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इसकी, सर वो क्योंकि यहाँ उसमें 0 बस है, यहाँ पे कुछ रोटेशन ना का कुछ ही, वैल्यू आएगी। वो सेम जगह रोटेशन में नहीं आएगा, इसलिए म्यू नहीं कट सकता। हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जहां पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है CO के साथ, तो वहां पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव में आ गया, H हट गया, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखिए। इसके बाद ये आपका म्यू के बारे में था, और डिटेल आपने थोड़ा केमिकल टाइम बॉन्डिंग दीजिए में सर पढ़ी कॉपी रखी है। करने का। हाँ कर लीजिए बच्चे, बिल्कुल।
ठीक है सर, कॉपी कर लिया। चलिए नाउ थर्ड आपका एप्लीकेशन है। देखो पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का, ठीक है। दूसरा आपका डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड था। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बेटा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, किसकी, एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आप कह सकते हैं जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप एग्जांपल देखो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, तो बड़ा कौन होता है, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। रेजोनेंस ही होगा। रेजोनेंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास है ब्यूटाडाइइन, ठीक है, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइइन। दूसरा आपके पास है 1,3 पेंटाडाइइन। फोर्थ है आपके पास 1,4 पेंटाडाइइन। अब आपको इन तीनों में स्टेबिलिटी बताना है, तो कैसे बताओगे आप? पहले चेक करो रेजोनेंस किस किस में है। इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, क्या लास्ट वाले में रेजोनेंस है? बोलो यार। नो सर। नो सर। नहीं है। ये नालायक। चलो लास्ट वाले में रेजोनेंस नहीं है। इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा। यस सर होगा। यस सर। ये अल्फा कार्बन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। सेकंड में देखो रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यस सर। देखो तो अब अगर देखें आप तो दोनों में, तीनों स्ट्रक्चर्स में जो रेजोनेंस रेजोनेंस वाला है, रेजोनेंस दोनों में सेम है, पहले और दूसरे में रेजोनेंस क्या है, सेम है, लेकिन Yes, दूसरे में sir. हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी बताओ? सेकंड। सेकंड की, सेकंड। ऑब्वियसली सेकंड की ज्यादा होगी। फिर उससे कम फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट की, और उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन यानी थर्ड की। तो जिसमें रेजोनेंस भी होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। जिसमें केवल रेजोनेंस होगा फिर उसकी आएगी, फिर जिसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है उसकी आएगी। लेकिन ध्यान रखना रेजोनेंस में भी पता होना चाहिए कि कितना रेजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, या आप कह सकते हैं जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर 3-4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी रेजोनेंस में। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 हो गया। अब हमारे पास रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, दोनों हैं, और हमें स्टेबिलिटी चेक करना है किसकी ज्यादा आएगी। बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल? पहले तो आप ये डिसाइड करोगे किस किस में रेजोनेंस है, किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन है। बोलो यार। फर्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर में फिर रेजोनेंस फर्स्ट होगा, फिर सेकंड। थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड, ठीक है। देखो पहले में रेजोनेंस आएगा, यस सर। दूसरे में रेजोनेंस नहीं होगा, तीसरे में रेजोनेंस आएगा। हाइपर अब पहले में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाँ होगा। दूसरे में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तीसरे में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यस सर। अब घटिया स्टेबिलिटी का तो पता चलेगा कि सेकंड इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो रेजोनेंस तो है सेम, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो बच्चा हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे देखो 1-2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1-2 हाइड्रोजन, ये दोनों अल्फा अल्फा है ना, तो 4 हाइड्रोजन है।
इसमें देखोगे तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 6 ये और 4 ये 10 हो गए। तो यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड ज्यादा Third. स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि फिर सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होगा, उससे कम First, आपका second. फर्स्ट होगा, और सेकंड सबसे घटिया हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? Yes, यहाँ पे yes, आपके 10 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। इसमें आपको कॉन्जुगेशन डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है ये। चलो अब बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी? सर थर्ड की सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियसली थर्ड इज हाईएस्ट स्टेबल। व्हाई? सर रेजोनेंस उसमें सबसे ज्यादा। उसमें सबसे ज्यादा Yes, sir. रेजोनेंस है, इस वजह से स्टेबिलिटी भी उसकी सबसे ज्यादा होगी। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी? तो देखो रेजोनेंस में पाई सिग्मा पाई, 2 पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, 2 पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस दोनों में सेम है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो तो अल्फा 2 2 4, 3 और 3 6, यानी 10 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 और उसमें 2 10 4 अल्फा हाइड्रोजन के 10, दोनों में 10 और 10 अल्फा हाइड्रोजन है। Yes, अब sir. यहाँ पे थोड़ा मामला हो गया पेचीदा। क्यों भाई? आपने रेजोनेंस भी सेम है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका कितना है? 10 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन करा के बताओ कैसे होगा। तो हमने कराया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। बोलो यार, ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा आगे। इस तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन जाएगा। लीनियर है? बोलो यार। यस सर। जबकि यहाँ पे यही चीज अगर आप करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे ये सिग्मा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा। तो ये तो क्रॉस हो गया ना। क्रॉस, हाँ यस सर, क्रॉस हो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, यहाँ पे लीनियर होगा। तो लीनियर ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू क्रॉस। देखो यस सर। ऐसे बना लो आप। यहाँ में जब निकालोगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आपका उठ के यहाँ पे जाएगा, और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका लीनियर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, तो ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन इसलिए हो रहा है ना सर, दोनों साइड हो रही है, ऊपर भी नीचे भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अब क्या होगा बताओ? थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करें तो फिर क्या आएगा? बोलो यार। फर्स्ट, फिर क्या आएगा? सेकंड। ठीक है, यस सर। चलो तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे। अब फोर्थ एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें, वो है बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, वैसे ही ऑर्डर आता है, सेम है एकदम से। ठीक है ना? अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते हैं कि जब जब रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो आप अगर बॉन्ड लेंथ की बात करो, आप तो ऐसे देखो कि बॉन्ड लेंथ इज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। जैसा आपका स्टेबिलिटी में था वैसा ही यहाँ पे होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जितना ज्यादा रेजोनेंस से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा ना। बोलो यार, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक जगह पे यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, वो उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। और आप जानते हो कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो रेजोनेंस हमेशा जीतता है किस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। देखो एग्जांपल देखो आप, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ, आपके पास एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH3, तीसरा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड
CH नेक्स्ट आपके पास है CH3 सर CH डबल बॉन्ड C। हाँ बोलो। सर ये वाला एक मिनट आप वापस से बता दीजिए। आपने बस ये बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के। हाँ, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा हो जाएगा ना भाई। पाई रेजोनेंस में या हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता क्या है, वहां पे पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है रेजोनेंस में। यस सर। तो बेटा जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो एक जगह कम रहेगा, जब एक जगह कम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर जगह पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने लग जाएगा ना। यस सर। तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर जैसे जैसे आएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाएगी, डबल बॉन्ड करेक्टर का आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होने लग जाएगी। ठीक, तो यही तो हमने आपको पॉइंट लिखाया था, याद करो। हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है, याद है? यस सर। सर सिंगल हाँ बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा होने से। एग्जैक्टली जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा यस और सर। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो बताओ, अब जब पाई बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना। यस सर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब देखो अगला एग्जांपल है CH3 C, इधर भी CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। अगर हम आपसे कहें ये डबल बॉन्ड A B, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो बॉन्ड लेंथ बताओ आप। सर EDCBA। यस सर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसकी होगी? E की। यस सर। उससे कम D, उससे कम C, उससे कम B, सबसे कम A। क्यों? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ सबसे ज्यादा है, 12 हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आप कह सकते हो बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सर बस ये अब रुक जाइए सर, थोड़ा बस कॉपी करने का टाइम दे दीजिए। हाँ हाँ करिए, बिल्कुल करिए। सर फिर आपने बस अल्फा हाइड्रोजन देखे ना सब में, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। हाँ, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस तो है नहीं यहाँ पे, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस ठीक है, सर। तो अब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ए में सर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? ए में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे घटिया बॉन्ड लेंथ होगी, देखो छोटी होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड वहीं पे बैठा रहेगा ना, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा ही नहीं, जब सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक, यस सर। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आपके पास है CH3 COOH, दूसरा CH3 CO माइनस। अगर हम आपसे कहें A B C और D की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा तो बताइएगा। आपके पास 2 मिनट है, जरा बताइए फटाफट। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए।
हो गया? क्या है बताओ? अरे जिंदा हो? यस सर, जिन्ना है। हाँ चलिए बताइए क्या आएगा। बी सी डी है। देखो BCA। लिसन, जब आप यहां पे बात करोगे किसमें, पहले वाले में, ठीक है, तो ए में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो ए में आएगा ना, वो कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस तो है नहीं। बी में देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। सर ए डी में में 2 देखो क्यों आ जरा, रहा है? 2 बॉन्ड है, 2 आएगा नालायक, इसमें क्या है? हाँ सर, जितने बॉन्ड होते 2 हैं उतना आएगा, ही तो और बॉन्ड ऑर्डर आएगा। सर बी में 1 आ जाएगा, हाँ, और और सी ऐसे और से डी में सी में क्या भी है? 2 आएगा। सी और डी में यहां पर देखो रेजोनेंस है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी आपकी ये सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ। तो यहां पे अगर सी और डी का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, सी और डी, पहले सी का देखो क्या आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। भाई कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? आप जैसे सी का निकाल रहे हो तो इनके बीच में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं डिवाइडेड बाई कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यस सर। यस, तो आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो डिवाइड करना है 2 से। अब जिसके भी बीच में आप निकाल रहे हो, यानी आप ये वाला सी वाला काउंट कर रहे हो, तो देखो पहले में 2 बॉन्ड है और दूसरे में 1 बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड है, तो Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। ऐसे ही आप डी को देख लो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसमें भी क्या आएगा? 3/2 यानी 1.5। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि देखो बच्चा, एक पाई बॉन्ड है, दोनों जगह घूम रहा है। यस, तो ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा? दोनों जगह आधा आधा बढ़ जाएगा। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1.5 हो जाएगा एक जगह, ठीक है ना, 1.5। या तो अब सर आप डायरेक्टली बताओ, फॉर्मूले आप से करें। जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अब आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सर बी की सबसे ज्यादा होगी। ए की सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा हो जाएगा बी, और सी बराबर हो जाएगा डी, और सबसे कम हो जाएगा ए। यस सर। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। ओके, जिसकी सबसे ज्यादा चलो बॉन्ड अगला लेयर होगी सर, उसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। हाँ, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर मींस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स। आप कह सकते हैं सीधे सीधे बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, तो 2 बॉन्ड हैं, तो ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है सीधी सीधी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल है, एक हमने बनाया नेप्थलीन मॉलिक्यूल, और दूसरा हम बना रहे हैं आपके सामने बेंजीन, और हम आपसे कहें कि बताओ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ए, ये बी है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सी है, तो आप तीनों में कंपैरिजन करके बताओ कि कितना, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आपको करना क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, सबका ए बी और सी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, कंपैरिजन हो जाएगा। कैसे निकालोगे? बेंजीन सर का तो थोड़ा हमने समय कई दे बार दी सर, निकाला कर है। लें जरा। हाँ करो करो, कोशिश ट्राई करो। देखो बेंजीन का आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, नेप्थलीन का आप खुद करो, क्योंकि बेंजीन का हमने कई बार किया भी है। देखो बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक ये और एक ये। लिसन, आप आपको कौन से के निकालना है? इसका और इसके बीच का निकालना है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चा बताओ? कैसे निकालोगे आप? दोनों में उस पर्टिकुलर में कितने बॉन्ड हैं जिसको भी निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 2 हैं पहली स्ट्रक्चर में, दूसरी में 1 है, तो 3 है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? ऐसे ही आप नेप्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कितनी बनेंगी, कितनी आएंगी नेप्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? बोलो यार। 4। हमने बनवाया है, ये नेप्थलीन की स्ट्रक्चर बनवाई है हमने।
3 स्ट्रक्चर आती हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर क्या होती है जिसमें आपका इस रिंग में 3 पाई बॉन्ड हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी, एक्सचेंज कर दो, इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, यहाँ पे आपके 3 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तीसरे में क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड आपका बीच में आ जाएगा, यहां बना लो। पाई बॉन्ड बीच में रख दो, ये दोनों में हो गए। ये जो बीच वाला है ना, जो दोनों में काउंट होगा, ये वाला इस रिंग में भी काउंट होगा, इधर भी काउंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर। ये आपका ए है, ये ए है और ये ए है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पे ये सी का आया था, बॉन्ड ऑर्डर ये सी वाला था, तो 5 बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर ए का कितना आएगा, कितने बॉन्ड है बेटा, 5, यस सर 5 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो 5/3 आ जाएगा, यानी कितना होगा 1.2, कितना हो जाएगा 6-7 के आसपास हो जाएगा, 1.6 है। ओके, अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है किसका, बी का, तो बी का निकालो, बी एंड बी कितना आएगा बताओ, 4/3 हो जाएगा, सो दिस इज 1.33। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो आपके पास ए का गिवन है, बी का निकाल लिया आपने, सी का निकाल लिया, तो बॉन्ड लेंथ बताओ आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। BCA हाँ, तो क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी बॉन्ड लेंथ, B बी की, उससे कम ए की, तो सॉरी सी की, सॉरी Yes, sir. C. हाँ, और सबसे कम ए, यस इस सर तरह से आ एकदम जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बराबर इसको। सर कर लिया। हो गया, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको फाइंड करना है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये प्रोसेस तो अपन ने की थी, यस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको पहली बात तो डेल्टा एच कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, बनेगा क्या, CH3 एंड CH3। दिस इज हाइड्रोजनेशन, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, एक बात सुनो बेटा, यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यस, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। yes sir लेकिन अगर हम केवल सिंगल एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करें तो आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू, या स्ट्रेंथ जो होती है ना वो सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इतना तो आप सबको पता है, यस सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा पाई काउंट करो, 5 सिग्मा 2 पाई। हाँ, तो रिएक्टेंट साइड में कितने सिग्मा हैं, 1 2 3 4 5 और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला भी है जो टूट के इधर बनेगा, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे 6 सिग्मा है और 1 पाई है, और इस साइड में आपको क्या मिलेंगे, 7 सिग्मा मिलेंगे,
ठीक है। तो ये जो एक पाई बॉन्ड है ना, इसकी वजह से ओवरऑल जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, यहां से यहाँ पे जो आप जा रहे हो, स्टेबिलिटी बड़े, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये इसकी स्ट्रेंथ कम है इस पाई बॉन्ड की एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड आया प्रोडक्ट में, बोलो यार, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड आया। यस सर। यस, ऐसे भी बोलते हैं, देखो कुछ इस तरह से भी बोला जाता है। वो कहते हैं देखो रिएक्टेंट साइड में आपके पास जो है, जो आपकी एल्कीन है, रिएक्टेंट वाली एल्कीन है, उसमें से एक पाई बॉन्ड टूटता है और आपके 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नए बनते हैं। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनी, तो यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बताओ सिस्टम की एनर्जी कम होती है या बढ़ती है? सर कम होती है। कम होगी। कम होती। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। बेटा सिस्टम की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझे भाई? ऐसे समझो आप, समझ गया। जैसे पानी सर एक है, मिनट नीचे कर आप दीजिए। सिंपल सा एग्जांपल समझो, पानी है आपके पास, और पानी जो है वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसके मॉलिक्यूल मोशन में तो रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मोशन में नहीं रहते हैं। आप उसको एनर्जी दे दो, जैसे एनर्जी दोगे वो उछलने लग जाएंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा कहां पे है, गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है? गैसेस स्टेट में ज्यादा अनस्टेबल है, यस, एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड में लेके जाओगे तो वहां तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सॉलिड से लिक्विड में स्टेबिलिटी कम हो गई और लिक्विड से गैस में जाने पे स्टेबिलिटी और कम हो गई। कैसे कम हुई? आपने एनर्जी दी। देखो बर्फ को जब आप एनर्जी दोगे तो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आपने जब एनर्जी दी यानी सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। और जब लिक्विड पार्टिकल्स गैसेस में जाएंगे तो स्टेबिलिटी और घटिया हो जाएगी। लेकिन हुई कैसे? जब आपने सिस्टम को एनर्जी दी। आप पानी को गर्म करोगे तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। बोलो यार, लिक्विड को गर्म करोगे जब, तो जैसे जैसे आप एनर्जी दोगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो सिस्टम की अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा भी आप रिलेट करते हो, अगर कोई सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो यार, ठीक है? यस सर। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। देखो मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भिखारी है, जैसे कोई भिखारी है अगर मान लो, ठीक है, और उस भिखारी को अचानक आप जाओ और 1 लाख रुपए दे दो, तो वो अचानक से उसके पास इतना पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, जाएगा, खाए पिएगा, खर्चा करेगा, और 4 दिन बाद आप देखोगे फिर से वहीं आके बैठ जाएगा। यस, तो मतलब जैसे आपने पैसे दिए तो वो पहले स्टेबल था, उसके मन में शांति थी, लेकिन जैसे आपने पैसा दिया वो अनस्टेबल हो जाएगा, एकदम पूरा उसका वो चेंज हो जाएगा। फिर बाद में पता चलेगा धीरे धीरे जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे फिर वापस से आके वहीं बैठ जाएगा। बहुत रेयर केस है कि आप, मतलब ये जनरल केस बता रहे हैं, रेयर केस है कि कोई इंसान को आप पैसा दो और वो कुछ अच्छा काम करके बिजनेस या मजदूरी कुछ करने, ऐसा काम करने लग जाए जिससे कि उसकी जिंदगी, लाइफ चेंज हो जाए। नॉट पॉसिबल। या सिंपल सा और एग्जांपल देखो, जैसे एक इंसान है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, दूसरा इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है, वो खाली क्या बोलते हैं, भीख मांग के खाली अपना और भगवान का ध्यान लगा के जिंदगी बिता रहा है, तो उसके मन में ज्यादा शांति होगी एज कंपेयर टू जिस इंसान के पास क्या है, ज्यादा पैसा है। समझ रहे हैं? ठीक है? यस सर, समझ गया। यस सर। हाँ, तो मतलब हम जनरल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टेबिलिटी और एनर्जी की अगर आप रिलेशन का बात करोगे तो हमेशा इसका इनवर्स रिलेशन आता है। जब भी सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, हमेशा। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये कहा कि इस यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हुई होगी बताओ?
घट जाएगी। घट जाएगी। अब जो एनर्जी घटेगी वो कहाँ जाएगी, वो तो बाहर निकलेगी ना। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली एनर्जी कम हो रही होगी। तो जो कम एनर्जी हुई वो रिलीज हो गई, और जो रिलीज हुई वो किस फॉर्म में रिलीज हुई बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के फॉर्म में रिलीज हुई। ठीक है, यस सर। ओके। सर तो यही रिएक्टेंट से चीज प्रोडक्ट आ रहे हैं तो सर एनर्जी बढ़ रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एनर्जी कम हो रही है बच्चा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पाई बॉन्ड कम स्टेबल है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टूट के जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। सर ये अब पॉइंट्स देखो यहाँ लिखा पे, दीजिएगा। हाँ यही ये पॉइंट्स हम लिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कहते किसे हैं, इसको लिख लीजिए। जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी सॉरी एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग conversion of unsaturated compounds into saturated compounds। ठीक है, या तो हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, किसके थ्रू, वाया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब आप अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, सो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहोगे बताओ, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मतलब सर स्टेबलाइज कर रहे हैं और तभी हाँ, हीट निकल बिल्कुल। रही है। ऑब्वियसली जैसे मान लो आपसे कहा कि एक अमीर आदमी है वो अनस्टेबल है, एक गरीब आदमी है वो ज्यादा स्टेबल होता है मेंटली, तो क्या करोगे, अमीर आदमी के पैसे छीन लो, गरीब बना दो उसको, तो वो स्टेबल हो जाएगा, पकड़ के मारेगा। और ठीक है, मींस एक मतलब समझ में आ रहा है ना, मीनिंग समझ में आ रहा है आपको। जैसे मान लो आपने कहा कि गैस के पार्टिकल, वाटर जो पानी है, पानी में लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करो आप, सिंपल सा। तो गैसियस पार्टिकल्स ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और लिक्विड के ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो भैया आप लिक्विड से जब गैस में गए तो आपने किया क्या है, उसको एनर्जी दी सिस्टम को। यस, आप गर्म करोगे तभी तो लिक्विड गैस में बदलेगा। यस सर। और जब वो गैस में बदला तो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि आपने सिस्टम को एनर्जी दिया। उल्टा कर दो, गैस से एनर्जी छीन लो, वापस लिक्विड में आ जाएगा। तो Yes. सिस्टम की जैसे एनर्जी कम होगी वो फिर से लिक्विड में आएगा, फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जैसे ही आप एनर्जी बढ़ाओगे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी कम करोगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, या उल्टा देख लो, अगर आप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी कम करनी पड़ेगी आपको, और अगर स्टेबिलिटी कम कर रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पे आपका एल्केन और एल्कीन में कंपैरिजन करें तो एल्केन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स और एल्काइंस। तो आप अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हो, तो अनस्टेबल से स्टेबल, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, वहां से निकालनी पड़ेगी। मतलब वहां पर जैसे आप ये रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो एनर्जी अपने आप क्या होगी, बाहर निकल जाएगी उसमें से। रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ज्यादा स्टेबिलिटी वाला। ठीक, यस सर। चलो अब देखो ना, हमारे पास है ऑर्डर कैसे आप डिसाइड करोगे। सो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ओके। नाउ दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब आपको कैलकुलेट करनी होती है तो केस 1 देख लो, फॉर different number of pi bonds। जब पाई बॉन्ड्स आपके डिफरेंट हो, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो उसके लिए क्या आएगा भाई, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड टूटेंगे और सिग्मा बॉन्ड जितने ज्यादा बनेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। बोलो यार,
यस सर। एक पाई बॉन्ड में मान लो 10 जूल निकली तो 2 में 20 निकलेगी, 3 में 30 निकलेगी। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यस सर। यस, तो हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल सकते सर हैं। हम लोग पाई बॉन्ड से क्यों कंपेयर कर रहे हैं हीट ऑफ क्योंकि हाइड्रोजनेशन? पाई बॉन्ड को तोड़ने पे ही तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल रही है बच्चा। जब आप यस पाई सर। बॉन्ड को तोड़ रहे हो तभी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हो रही है, तो उसी से ना कंपेयर करेंगे हम। यस सर। ठीक है, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ऊपर एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो आपने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल रही है, तो भाई एक को तोड़ने पे थोड़ी 10 जूल निकली तो 2 पे तोड़ने को 20 जूल निकलेगी, हो सकता है 30 जूल निकले 3 को, 40 जूल 4 को, इस तरह से, समझ रहे? तो जितने ज्यादा पाई यस बॉन्ड सर। होंगे ऑब्वियसली उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एग्जाम्पल देखो आप, एक हमने सिंगल पाई बॉन्ड रखा है, एक में हमने 2 पाई बॉन्ड रखे हैं, एक में हमने 3 पाई बॉन्ड रखे हैं। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ाओगे आप वैसे वैसे क्या हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नंबर भी बढ़ जाएगा। यस सर, क्योंकि अनस्टेबल है, वो स्टेबल बनेगी उसके साथ हीट ऑफ हाँ हाइड्रोजन। बिल्कुल। अब देखो जैसे एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। सेकंड केस की हम बात करते हैं किस बेसिस पे। सेकंड केस की हम बात करते हैं जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या कर दो आप सेम कर दो। ठीक है, केस 2 आप कर दो फॉर इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि अगर पाई बॉन्ड्स डिफरेंट है तो क्या करोगे। अब हम बात करेंगे फॉर इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड्स, तो यहां पे आपके पास 2 केस आते हैं। ठीक है, 2 केस कैसे आते हैं, एक तो हम ओवरऑल मॉल 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक वो कहता है कि पर मॉलिक्यूल बताओ और एक वो कहता है कि पर बॉन्ड बताओ। ठीक है, तो क्या मतलब है उसका मतलब समझो। देखो पहला है आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। पर मोल का मतलब पर मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ अगर स्टेबिलिटी सिस्टम की ज्यादा होगी हेलो सर की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बच्चा। यस सर आ रही है। ये लॉगिन किसने किया है फिर से यार, जबकि ग्रुप में मैंने मैसेज सर कोई ठीक है। होस्ट बन गया है। हम्म, स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही होगी अभी तो। नहीं आ रही सर। अभी ठीक है। अभी भी नहीं आई सर। इसमें अभी तो कोई है भी नहीं वैसे। एक मिनट,
ओके अभी ठीक है। फिर से कोई आ गया है। ठीक है चलो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन आ रही ना? नो सर नहीं आ रही। अब नहीं चली आ रही गई, है। दोबारा चलेगी। ओके ये ग्रेविटी क्लासेस के नाम से किसने ज्वाइन किया है? हेलो सर जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। सर को होस्ट लिख के क्यों आ रहा है? ठीक हो गया अभी दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। चलो देखो बच्चे यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस है हमारे पास जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल हो दोनों में। ठीक है दोनों में नंबर ऑफ पाई मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स आप कंपेयर करोगे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक तो ये है पर मोल के हिसाब से कि हम पर मोल का मतलब पर मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो एक ही बात है और पर मॉलिक्यूल। ठीक है पर मोल लिखा हो या पर मॉलिक्यूल लिखा हो एक ही बात है। अब देखो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है दोनों को आपको कंपेयर आपको क्या करना है दोनों को कन्वर्ट करना है किसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में। ठीक है भाई पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना है और क्या करना है दो हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे तो आपका ये बन जाएगा। यही तो करना है बताओ। आपको बताना क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा 1 या डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 जो होगा उनका कंपैरिजन करना है आपको कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक है आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है अब देखो बच्चे यहाँ पे जब आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएं और आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करनी हो तो आप देखो स्टेबिलिटी जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना उससे कम एनर्जी रिलीज होगी और जो सिस्टम जितना कम स्टेबल होगा उससे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है यस सर। इसका मतलब समझ में आया? कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो अगर हम स्टेबिलिटी का ग्राफ बनाएं देखो यहाँ पे हम दोनों इस स्ट्रक्चर को ले रहे हैं पोटेंशियल डायग्राम बना रहे हैं हम तो यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल हैं एक ये है और एक ये है। बताओ फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा फर्स्ट और सेकंड? सर दोनों में बराबर ही तो होगा। अरे अभी अभी तो स्टेबिलिटी का पढ़ा है सर यार हमने। सेकंड सेकंड विल बी मोर स्टेबल बिकॉज उसमें रेजोनेंस है रेजोनेंस। हाँ सर। फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं है। ठीक है ना? यस सर। तो बच्चा अब ये बताओ इतना हमें पता चल गया कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट कम स्टेबल है तो भाई सेकंड जब ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या होगी कम होगी। यस सर। ठीक है तो यहाँ पे हम इन दोनों को बनाने जा रहे हैं तो देखो फर्स्ट की एनर्जी होगी ज्यादा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है कम और सेकंड की एनर्जी होगी कम क्योंकि स्टेबिलिटी है उसकी ज्यादा। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये है आपका पहले का और ये है आपकी दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चा एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये फर्स्ट Yes, sir. स्ट्रक्चर एक सेकंड और दोनों को आपको ला के पटकना कहाँ पे है मतलब किस में कन्वर्ट करना है सिंपल साइक्लोहेक्सेन में और साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी ये है। तो बच्चा आप देखो आपका एंड पॉइंट फिक्स है एंड पॉइंट आपका फिक्स है कि आपको यहां लाना है। अब अगर आप इसको यहां से लाओगे कहां से फर्स्ट से जब यहां लाओगे तो एनर्जी का अमाउंट ये रिलीज होगा और सेकंड से यहां लाओगे तो एनर्जी का अमाउंट ये रिलीज होगा। दिस इज डेल्टा H1 और दिस इज डेल्टा H2। अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली डेल्टा H1 ज्यादा डेल्टा आपकी वैल्यू। H1। ठीक है तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको दोनों में ही सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है जब सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है तो अब हम ये देखेंगे कि कौन उन दोनों में जो तीन है उनमें स्टेबल ज्यादा कौन होगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पहले से ही कम एनर्जी है तो अब जब उसको कन्वर्ट करोगे तो वो कम एनर्जी रिलीज कर पाएगा लेकिन जो अनस्टेबल है उसकी ज्यादा एनर्जी है तो उसको कन्वर्ट करोगे तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है यस सर। यस सर। ओके
तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट, मतलब सिंपल सी बात है कि डेल्टा H1 जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा H2। तो आप सीधा सीधा पॉइंट याद कर लो क्या, कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम निकलेगी, अगर स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलेगी। ठीक है, यस सर। ओके चलो अब देखो नेक्स्ट आपका है थर्ड है आपका, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपने पढ़ा था डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए पढ़ा था, दूसरा आपको ने पढ़ा सेम इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए। अब हम एक जो थर्ड जो टाइप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि पर पाई बॉन्ड क्या कहोगे आप। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें तो डेल्टा H जो हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हो आप, वो एक्चुअली पर मोल तो ये भी है डेल्टा H पर मोल या पर मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, ठीक है एक ही बात है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बताओ, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट रेजोनेंस एंड हाइपर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने लिखा था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के, सॉरी यस सर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के, ठीक है। दिस इज एक ये हो गया, और ये दूसरा देखो केस समझ में आ गया। अगर सेम पाई बॉन्ड है तो पर मोल या पर मॉलिक्यूल बात करोगे तो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उससे एनर्जी कम रिलीज होगी। थर्ड है आपका डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, सर केस 3, हाँ केस 3 कह लो आप, केस थर्ड है आपके पास डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड। अब हम पर पाई बॉन्ड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि एक पाई बॉन्ड जो होगा वो कितनी रिलीज करेगा किस मॉलिक्यूल में। ओके सो यहाँ पे आपका वही सिंपल सा केस है भाई, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी कम एनर्जी, कम स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी। ठीक, ये भी आपका सेकंड की तरह ही है, चाहे पर पाई बॉन्ड पूछे, लेकिन पर पाई बॉन्ड आपका कहीं भी पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, एक आपके पास है बेंजीन, दूसरा आपका डाइईन है और एक आपका सिंगलीन है। तो अब आपसे पर पाई बॉन्ड पूछ रहा है कि एक पाई बॉन्ड में कितनी रिलीज होगी, ठीक है, तीनों में बताना है। लिसन, अगर आपका यहां पे 10 जूल निकलती है पहले थर्ड वाले केस में देखो हाइड्रोजनेशन एनर्जी, तो दूसरे में कितनी निकलनी चाहिए, 20 जूल। 20 जूल। 20 जूल तब निकलती जब ये पाई बॉन्ड आपका सेपरेटेड था, इस तरह से था, कोई रेजोनेंस जैसी फिनोमेना वहां पे नहीं होती। अब रेजोनेंस आने से कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, और जब स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो जो निकलने वाली एनर्जी है उसका अमाउंट भी कम होगा। तो 20 जूल तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन रेजोनेंस की वजह से कुछ कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे 18 जूल ही निकलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ने से रेजोनेंस की वजह से, हाँ दो जो कम हुई है ना वो रेजोनेंस की वजह से कम हुई है, ठीक है। और पहले वाले में अगर देखो तो एक्सपेक्टेड तो था कि 30 जूल निकलती, लेकिन 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आने की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप कहोगे हो सकता है 24 जूल ही निकले, या मान लो 26 जूल निकले, समथिंग लाइक दैट। तो अब यहां पे आप देखो कि पर पाई बॉन्ड अगर देखोगे आप, तो यहां पे 10 जूल निकली, यहां पे 9 जूल निकली, यहां पे 8 जूल निकली। यस, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी पर पाई बॉन्ड, देखो पर मॉलिक्यूल या पर मोल तो एनर्जी ऑब्वियसली अभी भी जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी। अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि बताओ डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल बताओ आप, तो पर मोल में तो हमने पहले ही देखा ना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेंगे तो आपका हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा, उससे कम सेकंड, सबसे कम थर्ड। बोलो यार, पर मोल या पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एक मॉलिक्यूल में तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी। यस सर सही होगा ये, फर्स्ट और सेकंड थर्ड। ठीक है, ये किसका है, ये पर मोल या पर मॉलिक्यूल का है। अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन आप बताओ पर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए। तो बेटा जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना
उसमें पर पाई बॉन्ड उतनी कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना? तो देखो आपका Yes. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे ज्यादा कहां पे निकलेगी? थर्ड में, क्योंकि थर्ड सबसे कम स्टेबल है, सेकंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड आ गया तो दो। फिर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें सबसे कम एनर्जी निकलेगी। पर पाई बॉन्ड की बात हो रही है। पर मोल में तो नो डाउट आपके जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी निकलेगी, लेकिन पर पाई बॉन्ड में स्टेबिलिटी देखनी होती है। जितना ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड होगा, टूटने पर उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके? यस सर सर। बस यही ध्यान रखना ना, पर पाई बॉन्ड में बस स्टेबिलिटी देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बस यही देखना है आपको। पर पाई बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी चेक कर लो। ठीक है? तो ये आ जाएगा। सर वैसे ये टर्म पर पाई बॉन्ड से ही सर क्यों हम लोग देखते हैं, जगह स्टेबिलिटी देखनी है। हाँ, पर पाई बॉन्ड और पर वो अब तो देगा आपको, क्वेश्चन में देगा कि भाई पर पाई बॉन्ड निकालना है या फिर पर मोल निकालना है।